डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड मैप सीरीज एमएसटी सीईटी 2025। आज माइंड मैप में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे। देखिए 12th का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा जो 11th का जो पोर्शन होता है वो रिकॉल करना चाहिए, बट इवन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यहाँ से डायरेक्टली इस माइंड मैप में 12th का पोर्शन बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, और उसके साथ में उसके कुछ एप्लीकेशन मेंशन किए हैं। तो ये जो है स्टार्टिंग पार्ट है 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, सिंपल जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ओके, दिस फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, ओके, दिस ई बार डॉट डी एस बार या डी ए बार भी लिख सकते हैं। सरफेस एरिया इससे भी डिनोट किया जाता है, इससे अगर जो है सरफेस या जैसे फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम ये फॉर्मा ले लेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर, ओके, व्हेन फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो सिंपली ई बार डॉट एस बार कर देंगे या ई बार डॉट ए बार कर देंगे। ठीक है, चले अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यही जो फॉर्मूला बनता है, ओके, फ्लक्स का, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय, ओके, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज्ड, ये जो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। देखिए ये एक्चुअली गॉस लॉ से क्या हेल्प मिल रही है, तो हमको ये दोनों को इक्वेट करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। सो गॉस लॉ इज गिविंग वेरी इजीली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन में वही पढ़ते हैं कि भाई गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, जो कि काफी डिफिकल्ट होती थी फाइंड करने के लिए यूजिंग कूलम्स लॉ। अब हम जो है फ्लक्स के दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए, एक है ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे, ओके, यहाँ एक और बात बता देता हूं, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म तो ये फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, दिस फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट एस बार। ओके, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई बार डॉट ए बार, मतलब ये सरफेस एरिया, ए से लिख रही है या एस से लिख। तो सिंपली यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रही है, ओके, वो जो है हम ये दूसरा जो फॉर्मूला बन रहा है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इससे कंपेयर करके आप पता कर सकते हैं। वही है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, तो आपको जो है इनफाइनाइट लाइन के लिए स्टार्ट में, सॉरी, सबसे पहले जो है ना इनफाइनाइट लाइन के बजाय स्टार्ट किया उसने स्फेरिकल शेल से, स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल, तो इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि शेल मतलब ये क्या है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। तो इनसाइड तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ई इनसाइड, ओके, ई इनसाइड विल बी सिंपली जीरो, अंदर कोई फील्ड ही नहीं रहेगी। क्यों, तो सिंस चार्ज इज जीरो, सिंस क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो, क्यू इनक्लोज इज जीरो। इसी तरह से अब इसको जरा आगे बढ़े, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ पे इनसाइड की बात कर ली हमने, अब अगर हम सरफेस पे बात करेंगे, आउटसाइड की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस r हो जाएगा, और अगर ये ले लेंगे तो ये डिस्टेंस को स्मॉल r लिखेंगे। तो इनसाइड इट इज सिंपली जीरो, एट द सरफेस, ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस दैट इज इक्वल टू k q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो k को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस है तो लिख सकते हैं, एंड दिस इज q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो q क्या है, ये इस स्फेरिकल शेल का चार्ज है। तो आप ये सरफेस पे, सॉरी, यहाँ पे ये जो रहेगा कैपिटल आएगा, सरफेस पे क्या लेंगे अब, ये कैपिटल r, रेडियस लेंगे। इसी तरह अगर आउटसाइड की बात करेंगे, e आउटसाइड, सो दैट इज इक्वल टू k q बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे चाहे तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय, यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा, दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सरफेस पे डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, रेडियस के बराबर हो जा रहा है, आउटसाइड क्या लेंगे, स्मॉल r लेंगे। तो ये जो है आपका पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन पे जाते हैं, ओके, यहाँ पे ये पहला एप्लीकेशन हो गया, ओके, ये जो है हमने पहला एप्लीकेशन देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो दूसरा एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइन। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है देखो एमसीक्यू वर्कआउट करने तो फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ये ऐसे अगर हमने ले लिया तो ये जो है ना दोनों तरफ भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और लेट यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है प्लस लेम्डा है, प्लस भी हो सकती है मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ से अगर मैंने ये r डिस्टेंस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो ये हो जाती है लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके हम k के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो 2k लेम्डा डिवाइड बाय r ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके यहाँ पे आप और बोल के लिख दो, तो दोनों में जो सिंपल आपको लगे आप वो याद रख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, चलो आप पॉज करके कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है आपका जो है इनफाइनाइट शीट, चले रब कर देंगे। ओके चलो आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इनफाइनाइट शीट। तो इनफाइनाइट शीट के लिए जो फॉर्मूला बनता है, ओके थर्ड वन इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से रहेगी, हम क्या करेंगे ये ऐसे शीट बता देंगे, ठीक है चलो ये ऐसे बताता हूं मैं, दिस इज इनफाइनाइट, ओके ये मतलब ऐसे फाइनाइट नहीं है। तो ये सपोज यहाँ से जो भी डिस्टेंस रहेगा, ठीक है यहाँ पे आपको पता करना है, ये यहाँ पे ये जो इसकी चार्ज डेंसिटी है इसको मान लेते हैं प्लस सिग्मा, कितना मान लेते हैं इसको, ये प्लस सिग्मा। ओके यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है। ओके सारा आप पढ़ रखे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको रिवाइज कर रहे हैं, माइंड मैप कर ले, तो आपको ये बेसिक चीजें पता ही रहेगी। सो दिस इज वी आर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हियर इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, आप यहाँ पे पता कर लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी पता कर लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल शीट है, ऐसे इनफाइनाइट शीट है, तो ऊपर नीचे कहीं पर भी पता कर लो, यू विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन भी आप समझ ले, तो ये दोनों केस में भी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो हम जब भी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो वहां पे आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, उसका नाम क्यू नॉट दे दिया। अब देखो इनके बीच में फोर्स कैसी एक्ट होगी, रिपल्सिव होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, ओके अवे फ्रॉम द दिस लीनियर चार्ज। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो टुवर्ड्स होगी। तो सिंपली अगर ये चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दैट चार्ज होगी, अगर ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स होगी, अट्रैक्टिव वाली होगी। सिमिलरली यहाँ भी वही केस है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे पता करना है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो अवे फ्रॉम दिस शीट चार्ज, और अगर ये निगेटिव होती तो ये अट्रैक्ट करती टुवर्ड्स द शीट चार्ज। सिंपल कंसेप्ट आप याद रख लो, ठीक है। अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर चार्ज डेंसिटी निगेटिव है तो टुवर्ड्स दैट शीट चार्ज और लाइन चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो देखो ये जो है हमने एप्लीकेशन जो होते हैं गॉस लॉ के वो देख लिए हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आई थिंक आपको ये सिंपल समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया हूं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई बार डॉट ds बार, या सिंपली अगर फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट ए बार या ई बार डॉट एस बार, ठीक है जैसे भी आप लिखे। दूसरा फॉर्मूला हमने अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद उसके ये तीन एप्लीकेशन हमने देख लिए। तो ये आपको जो है 12th के सिलेबस में था। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया, ओके डेफिनेशन के लिए, फिर पोटेंशियल पर आ गए, फिर बाद में फिर से पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ब्रॉडली या जो है डिटेल में थोड़ा सा बताया। स्टार्ट में सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया। तो हेडिंग लगा देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी।
अब देखिए पोटेंशियल है तो उसको V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो इन जनरल ये जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये डिफरेंसेस होते हैं, चेंज लेते हैं, ओके, किसी भी पॉइंट का नहीं। अभी कोई बता भी रहा है कि भाई पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, तो हमेशा वो विद रेफरेंस के साथ डिफरेंस लेते हैं। सो इट इज ऑलवेज चेंज, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलो तो दैट इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। इसी तरह से पोटेंशियल बोले सो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल, ओके। तो ये जो है रहेगा, कंसेप्ट आप क्लियर रखें, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है Q, और यहाँ से एक टेस्ट चार्ज हम ऐसे लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ से सपोज ये बहुत दूर से आप ये इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो यहाँ पे आपने लेकर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, आपने यहाँ से उसको लाते हुए यहाँ लेकर आ गया, ठीक है, आपने यहाँ लेकर आ गया उसको आगे, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, अब यहाँ पे डायरेक्ट जाएंगे क्योंकि हमको मेन फॉर्मूला ही लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी U जो हो जाएगी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम K लिख देते हैं 1/4πε0 को, ये Q इंटू Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर, सॉरी R रहेगा, ओके, K इंटू Q0 डिवाइड बाय R। अब जनरलाइज्ड वे में अगर लिखेंगे, ओके, अब इसको वर्कआउट करेंगे तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस होते हैं। मतलब यहाँ इन्फिनिटी के बजाय क्या करते हैं कि भी पहले यहाँ पे सपोज ये ऐसे लिखते हैं कि पहले यहाँ पे ये R2 पे था, फिर बाद में ये जो है ना इसको R1 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब बाद में जनरलाइज्ड वे में R2 को क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे लेके चले जाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे लेके चले जाते हैं। तो उससे जो जनरलाइज्ड होके फॉर्मूला बनता है वो, और इसको हम क्या कर देते हैं Q2 और इसको लिख देते हैं Q1, ओके। तो जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला बनता है वो याद रख लो, जनरलाइज्ड फॉर्मूला, तो ये हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। सो दिस इज वी आर हैविंग द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए एनर्जी है, चाहे कोई भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, यूनिट तो सेम रहेगी, जूल, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई पोटेंशियल का कंसेप्ट। सो पोटेंशियल सिंपली ये जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय, ओके, यू आर हैविंग द चार्ज, ओके, सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसको कंसेप्टिवली भी समझ लो, मैं इक्वेशन से भी बता देता हूँ। ये जो आपने सेकेंड पोजीशन से यहां से, ओके, सपोज हमने इसको ये B मान लिया, इसको B टू A जो आप लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, ओके, इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा, क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है, तो देखो ये जो चार्ज है Q, इसकी अपनी फील्ड यहाँ पे रहेगी, ओके। तो जब आप ये चार्ज को लेकर आएंगे तो ये चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, कैसी लगाएगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये इसको दूर ढकेल रहा है, तो आप उसको लेकर आ रहे हैं, तो यू आर डूइंग वर्क, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको लेकर आ रहे हैं, एंड वी आर ब्रिंगिंग वेरी स्लोली, सो दैट ये जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो, ना कि अगर हम फास्ट करेंगे तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वी आर डूइंग वेरी स्लोली, ओके। तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वॉट एवर वी आर डूइंग वर्क, ओके, बहुत स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जो वर्क डन आप कर रहे हैं, ओके, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सो दैट इज सिंपली वर्क डन, ओके। अगर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके, ये B से A पे लाने के लिए जो वर्क डन किया है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा B और A में, ओके। तो यहाँ पे सिंपल वे में अगर आप बात करें, हम इंफिनिटी से बोल देंगे, ओके, किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल वे में बोल रहा हूं। इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके, ये बहुत दूर, यहाँ इंफिनिटी है, इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ओके, हम जिस पॉइंट पर भी लेकर आते हैं, तो वहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल है। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जो पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता करना है, तो वहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो जो है पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन वहां पे चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट चार्ज, अदरवाइज वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो हमको अगर पोटेंशियल पता करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन
डिवाइड बाय दिस चार्ज, जो चार्ज आप लेकर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ओके, दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के क्यू, ओके, यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज हम क्यू नॉट लिखेंगे, तो के क्यू डिवाइड बाय आर, तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला याद रख लो, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला याद रखो, ये यूज होने वाला। तो दो चीजें हैं पोटेंशियल के लिए, दो पॉइंट है। एक है कि भाई आपको जो पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज दोनों की सिमिलैरिटी होती है शेप में, तो दोनों के लिए पोटेंशियल सेम आता है। मतलब अगर यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ओके, Q1, और यहाँ पे Q2, ये ऐसे स्फेरिकल चार्ज ले लिया, तो यहाँ से ये R डिस्टेंस पर और यहाँ इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइड बाय ये R। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V2 के Q2 डिवाइड बाय R। फॉर्मूला उसी तरह का है, फॉर्मूला उसी तरह का है। तो एक तो ये हो गया कि भाई पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज की वजह से पूछेगा। दूसरा यहाँ पे ये पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, सॉरी डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल की वजह से जो पता करेंगे हम देखेंगे आगे, उससे पहले एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। ओके, ग्राफ जो है आपको दिया हुआ है। ओके, चलिए, तो ग्राफ पे जाने से पहले एक और पॉइंट बताते हैं, जीरो पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। जीरो पोटेंशियल, देखिए ये जो है ना रेफरेंस, इट इज अ रेफरेंस। बिना रेफरेंस के हम जो है मेजर नहीं कर सकते कोई भी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल हो, इसका रेफरेंस कंसीडर करते हैं। जैसे मैकेनिक्स में जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पे जो है ना, जैसा रोटेशनल मोशन वगैरह में भी पढ़ा या कहीं और सॉरी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, तो हमने किसी एक लेवल को हमने पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस माना। जैसे सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा यूज होता है कंसेप्ट। ओके, तो इसी तरह से ये जो पोटेंशियल है, चलो पोटेंशियल की बात करते हैं। तो देखिए इन जनरल अगर हम पॉइंट चार्ज ले रहे हैं या स्फेरिकल चार्ज ले रहे हैं, तो इसके लिए रेफरेंस होता है इन्फिनिटी पे, जहां पे पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम यूज करते हैं, उसके लिए जो रेफरेंस लेते हैं वो ग्राउंड लेते हैं, ग्राउंडिंग, अर्थिंग जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जीरो या जो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल या रेफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको यूज करना ही होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, कि भाई एक चार्ज दे रखा है, चलो इसको आप पहले कॉपी करो। चलो कर लिया कॉपी, क्योंकि मैं ये रब करता हूं यहीं पे बताता हूं। ठीक है, चलो ये मैं रब कर देता हूं। अब देखिए ग्राफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये ग्राफ मतलब नीट जेईई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी पूछा जा सकता है। ये जो ग्राफ है आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहेगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों भी हम बता रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं। केस क्या है यहाँ देख लो, ये एक पॉइंट चार्ज है। ओके, इससे ये आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो यहाँ ये के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है सिंपली के क्यू बाय आर। तो इससे क्या पता चला, E is inversely proportional to R square। इससे क्या पता चला, E is inversely proportional to simply R। तो अब ये जो आप ड्रॉ करेंगे, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये फर्क रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, चलो एक ब्लैक से और एक जो है दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ये इस तरह से रहेगा, ये ऐसे रहेगा। सो दिस इज वी आर हैविंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं पोटेंशियल के लिए ड्रॉ करूंगा, चलो रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, या डॉटेड ले सकते। तो ये जो है ना, देखो ये इस तरह से रहेगा। दोनों में फर्क है, ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ये ऐसे नीचे ही होते रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ये नीचे जा रहा है, और इधर देखो ये कम, ये जो है ये ज्यादा करीब जा रहा है, यहाँ ये करीब नहीं जा रहा है। जब R ज्यादा हो तो ये ओके बहुत कम वैल्यू नहीं हो रही है। ओके, क्यों, तो ये प्रोपोर्शनलिटी की वजह से हो रही है। देखिए अगर हमने ये R की वैल्यू, ओके, R की वैल्यू, ओके, जैसे ही फ्रैक्शन हो जाएगी, ओके, यहाँ पे देखो
ये अगर वैल्यू कम होती चले जाएगी, यहाँ पे सेम हो रही है, यहाँ पे सेम कब होगी, जब आर का वैल्यू जो है ना 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब ये आर का वैल्यू 1 होगा तो दोनों जगह आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू। लेकिन ये पॉइंट से आप इधर देखो, आर इज लेस देन 1, आर इज ग्रेटर देन 1, और ये पॉइंट पे हो रहा है आर की वैल्यू 1। तो आर की वैल्यू 1 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से कम है, ओके 1 से कम है, तो क्या होगा कि ये देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, ये दोनों एक जैसी वैल्यू, यहाँ पे दोनों एक जैसी वैल्यू हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आर का वैल्यू यहाँ अलग आ रहा है और यहाँ पे अलग आ रहा है। क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी उतनी आर की वैल्यू कम होने से पहले वहां तक पहुंच जा रही है। क्यों, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब लेस देन 1 हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ ले लिया आर की वैल्यू 1/2, आपने क्या लिया 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ 1/4। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, अगर 1/4 हो गया तो 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे बताता हूं मैं, ओके। अब ग्राफ समझे आप, ओके। अगर हमने लेट R इज इक्वल टू 1/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी के क्यू बाय 1/4, तो ये हो जाएगी 4KQ, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब अगर हमने ये पोटेंशियल पता किया तो के क्यू डिवाइड बाय 1/2, मतलब ये सिंपली 2KQ हो रही है, ओके। तो मतलब अगर हमने यहाँ पे अगर हमने जो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो इस वैल्यू पे देखो इतनी ही आ रही है फील्ड, यहाँ पे इतनी आ रही है, ओके, जो भी रहेगा। और ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो ये और कम होना पड़ेगा, ये 1/2 की जगह इफ R इज इक्वल टू 1/4। अब हम वापस इस पोटेंशियल को देखेंगे तो के क्यू डिवाइड बाय 1/4, सो दैट विल बी 4KQ। तो मतलब R की वैल्यू और कम होना, तब वो उसके बराबर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एनीवे आप इस ग्राफ को याद रख के समझ ले अच्छे से बस, ओके। यहाँ पे ये जो है ना, ये वोल्टेज जो है जब R की वैल्यू कम होगी तो वो क्लोज रहेगा, ओके। और ये जो है E की वैल्यू जो है जब R की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वो क्लोज जाएगा। बस ये आप याद रखो। तो ये ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लो, ठीक है। चले अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, स्फेरिकल चार्ज की वजह से बताया था। अब हम जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लेंगे। दो ही कंसेप्ट है, एक तो स्फेरिकल चार्ज या पॉइंट चार्ज से, नहीं तो फिर डाइपोल से, ओके। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो इसको रब कर देते हैं हम। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ओके, ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए यहाँ पे ये सिंपल, ओके, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा, ओके, वो बता देता हूं मैं आपको। ये डाइपोल, दिस इज वी आर हैविंग -Q एंड दिस इज वी आर हैविंग +Q। इन दोनों के बीच में जो भी आप ले लिए 2D या जो भी आप लिख रहे हैं, ओके, R या 2R, जो भी आप, सॉरी A या आप D, जो भी अल्फाबेट यूज करें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है, ओके, डाइपोल का, ओके, दैट विल बी V इज इक्वल टू K, ओके, 1/4 भी लिख सकते हैं आप, P बार डॉट R बार, P बार डॉट R बार डिवाइड बाय R स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय। तो यहाँ पे फर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में R³ आता है, पोटेंशियल में स्क्वायर आता है, बस यही फर्क है, बाकी सेम है, ठीक है, बाकी सेम है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला जनरल। अब ये जो है ना, ये एक्सियल लाइन के लिए, किसके लिए, ये एक्सियल लाइन के लिए, ओके। अब एक्सियल लाइन के लिए यह फॉर्मूला बनता है, ओके। और ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन, तो यहां पे सिंपली V इक्वेटोरियल से सिंपली 0,
क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अब ये जो है ना, ये चलो इसको मैं बताता हूँ, ये जनरल आप रख लो। तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनेगा के पी आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसे होगा। तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये वाली होती है, तो ये एंगल 90 बन जाएगा, तो cos 90 जीरो होके पोटेंशियल जीरो हो जाता। तो कंसेप्चुअली याद रख लो इसको कि जो इक्वेटोरियल लाइन है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन एक्सियल लाइन पे क्या होगा, एक्सियल लाइन पर थीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है, थीटा की वैल्यू 180 भी हो सकती है। तो देखो इधर लेंगे तो थीटा की वैल्यू जीरो, और ये इधर लेंगे तो पूरा ये 180 हो जाएगा। तो अब जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू, यहाँ दोनों तरीके से बताएंगे, तो के पी आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू बन जाएगी, ओके ओके अच्छा सॉरी, यहाँ एक हम ये डायरेक्शन नहीं लिखा हमने, डायरेक्शन रहेगा तो ये होगा, सॉरी। अच्छा एक काम करें, इसको ऐसे लिखे, ये आर क्यूब ले लेंगे। आर स्क्वायर कब बनता है वो भी लिखता हूं मैं, ये पी बार डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर। आर कैप को हम आर बार बाय आर लिख सकते हैं, तो फिर उससे ये आर क्यूब हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से लिख लो। तो यहाँ पे ये आर क्यूब, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये v इज इक्वल टू माइनस के पी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आप इसको चाहे तो प्लस और माइनस के पी बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमनली आप चाहे तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस और माइनस के पी बाय आर स्क्वायर, इतना रहेगा। ओके, तो ये एक्चुअल लाइन के लिए, इक्वेटर लाइन के लिए जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है खत्म हो गया। अब जो है आते हैं वापस, हम जो है एक और टॉपिक देख के पोटेंशियल इन, पोटेंशियल से एक टॉपिक और बचा है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो उसको भी हम देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सो दो तीन इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो याद रहना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो ऐसी सरफेस जिसपे सब जगह पे ओके कैसा रहेगा, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। दूसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface, equipotential surface, equipotential surface. Work done to move the charge, work done to move the charge from one point to another point on equipotential surface is zero. ये तीन प्रॉपर्टी आपको पक्का याद रहना चाहिए। ओके, इसके साथ में एक छोटा पॉइंट और, रिलेशन बिटवीन E एंड R। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी पोटेंशियल, R नहीं वो V लिखेंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाता, तो माइनस dV बाय dr। आपको पोटेंशियल दिया रहेगा, बस आप उसको जो है यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो उससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये आप रिलेशन याद रखें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है पोटेंशियल का जो पोर्शन था वो हो गया। साथ में आपको जो है ना, देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो पैटर्न जो बनता है वो किस तरह का रहेगा एक डाइपोल के लिए। ओके, ये भी आप थोड़ा आप फिगर देख लें, ओके टेक्स्ट में। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर
डाइपोल, ओके, डाइपोल, और दूसरा 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो ये दोनों भी जो है टेक्स्ट में दे रखा है। पॉजिटिव चार्जेस के लिए सिंपली क्या होता है, जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये ऐसे एक दूसरे के साथ ही समझो सर्कल्स ऐसे बनते चले जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे, बाद में ये ऐसे बड़े बन जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। लेकिन डाइपोल में क्या होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ बनते हैं। तो आप जस्ट फिगर देख लो, आपको याद रखना चाहिए, बाई चांस वो दे सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, मतलब एक ही अगर चार्ज रहेगा तो उसके लिए क्या पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब मेन होता है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो 2 के लिए कितनी होगी, 3 के लिए कितनी होगी, इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। चलो, तो आप पॉज करके कॉपी कर लो इसको। चलिए, सो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, ओके। तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, आपको जैसे पहले 2 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, सॉरी सिंपली ये आर है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने 2 चार्जेस बता दिया Q1 Q2। इसी तरह से अगर हमने 3 चार्जेस ले लिए, यहाँ पे ऐसे बता दिया, Q1, ये Q2, ये Q3। अब इनके बीच का डिस्टेंस R12 ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस R23 ले लिया, इसके बीच का डिस्टेंस R23 ले लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो जितने आ रहे हैं, ओके, तो इसमें कितने टर्म्स आएंगे, तो हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, हर एक के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में एक बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बनेगा, 3 बनेंगे। तो ये कैसे पता करेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, ओके, ये जो है जितने भी रहेंगे, ओके, कितने चार्जेस हैं, हाउ वी आर टेकिंग दिस काउंट, ये काउंट कैसे निकालेंगे, तो आपको कितने चार्जेस है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो कितने चार्जेस यहाँ पे 3, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, चलो ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी 3। तो इस तरह से आपको पता करना, तो सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे, ये हो जाएगा k Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस k Q2 Q3 डिवाइड बाय R23 प्लस k Q1 Q3 डिवाइड बाय R13, ओके, ये R13 ऐसे कर। तो ऐसे 4 चार्जेस दे सकता है, 8 चार्जेस दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी। अब कभी ऐसा भी देता है कि भी एक्सटर्नल फील्ड में हम लेकर आ रहे हैं 2 चार्जेस को, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड के लिए पहले वर्क करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फिर हम एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं दूसरे चार्ज केस में, और उसको भी लाके रोक रहे हैं, तो ये एक दूसरे के वजह से भी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही, उसके अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। तो हो सकता थोड़ा सा समझो डिटेल में जाकर भी है दे सकता है, लेकिन इन जनरल ये फॉर्मूला आपको सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे बढ़ते हैं यहां से। सो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, एक लास्ट पॉइंट डाइपोल के लिए भी देख लेंगे, वहां पे हम रुकेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, इधर का हम रब कर देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, तो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ओके, दैट इज सिंपली माइनस पी बार डॉट ई बार। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, चलो, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ओके, of a dipole in an external field, of a dipole in an external field। तो यहां पे ये जो रहेगी ई बार, सॉरी माइनस पी बार डॉट ई बार, या इसको आप माइनस पीई कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो, माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल।
तो ये जो है हमने देख लिया। अब यहाँ पे अब देखिए वर्क करना, कितना वर्क करना पड़ सकता है उसका भी आपको फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। ओके, वर्क डन। सो वर्क डन जो जैसे हमने जो है ना ये फील्ड यहाँ पे, चलिए मैं बताता हूं। ओके, चलिए फिगर हम यहाँ बता देते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। इसके फिगर में यहाँ बता रहा हूं, देख लो इसके फिगर जो है यहाँ पे, ये ऐसे फील्ड रहेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा जो है ना, ये आपका जो है डाइपोल है। तो डाइपोल पहले सपोज वो एकदम से हॉरिजॉन्टल था, ये ऐसे था। अब आपने थीटा एंगल से उसको मोड़ दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दिस इज वी आर हैविंग पी बार। ओके, तो अब ये जो फील्ड हमने जो ऐसे एक्सटर्नल लगाया था, फील्ड इसके ऊपर वर्क करेगी, फील्ड इसके ऊपर वर्क करेगी। तो वर्क कितना होगा हम वो लिखेंगे, ठीक है। सो वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल टू पीई इनटू कॉस ऑफ थीटा जीरो। अब देख थीटा जीरो इनिशियल के लिए बोला है, कोई 1 2 यूज करता है तो ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा ये फाइनल के लिए बोला है। तो कोई कैसे लिखेगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, या इसको हम सिंपल ऐसा लिखें, W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये इनिशियल वो फाइनल। ओके, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है, तो हम ये कंसीडर करेंगे, पहले यहाँ था तो हमने एक्सटर्नली उसके ऊपर फोर्स लगाई, इस टॉर्क लगाए, हम इसे घुमाए, उसको ऐसे घुमाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो थीटा एंगल रोटेट हो गया। तो इनिशियली जीरो पे था वो, तो थीटा जीरो, वो जीरो ले लेंगे माइनस थीटा। इस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ठीक है। तो आपको अलग अलग दे सकता है, ओके, कि भाई वो 0 से 90 पे ले गए, या 0 से 30 डिग्री पे ले गए, या 30 डिग्री से 60 डिग्री पे ले गए, या 30 डिग्री से 90 डिग्री पे ले गए, मतलब रोटेट किए। इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पहला पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसमें हमने जो है पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट शुरू होता है, और जिसमें हमको कैपेसिटर पढ़ना है। तो कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले हमको जो है ना, जैसे डाइलेक्ट्रिक, इसको इंट्रोड्यूस किया है सिलेबस में। तो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी हम थोड़ा सा जो है देख लेंगे, फिर हम कैपेसिटर पे जाएंगे। चलिए आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक्स, ओके, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे सिंपल, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं बिना कंडक्ट किए। क्यों, तो ये कंडक्टर नहीं होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स तो कंडक्टर नहीं होते। तो बिना कंडक्ट किए के जो है कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर करते हैं, या उनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनके डायरेक्शन में हो जाती है। ओके, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। ओके, उनकी डाइपोल मोमेंट जो है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है। तो ऐसे जो इंसुलेटर होते हैं उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो यहाँ पे एक है नॉन पोलर और ये दूसरा होता है पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है, एक ही जगह पे होता है। मतलब जो है, अब देखिए ये जो है जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अब उसमें जो है एक से ज्यादा जो है आइटम्स मिलके बन रहे हैं। तो उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेगा, ओके, उनके जो सेंटर रहेगा, ओके, सेंटर ऑफ द चार्ज, ओके, सेंटर ऑफ द चार्ज, तो यहां पे सेंटर ऑफ द चार्ज जो है वो कोइंसाइड करेगा। ओके, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, या सेम प्लेस पे रहेगा, ऐसे बोल सकते।
यहां पे ये जो है सेम प्लेस। अब अगर यहां की बात करेंगे पोलर, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर एट डिफरेंट प्लेसेस। इसीलिए यहां पे जो है ना, ये जो हम पोलार बोल रहे हैं, पोलैरिटी आ रही है, ओके, डाइपोल मोमेंट आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो जैसे पोलार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, एग्जाम्पल जैसे दिया H2O दिया हुआ है, HCl रहेगा, ओके, तो यहाँ पे आपको ये H2O और ये HCl, यहाँ पे आप H2 ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, ओके, तो ये जो है एग्जाम्पल रहेंगे आपको नॉन पोलार के। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये जो सेंटर है दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। क्यों? तो देखो ये दोनों भी पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस सेम जगह पे आ जा रहे हैं। हमने डाइपोल में क्या पढ़ा, दे आर सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जीरो हो जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, क्यू इनटू दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पे तो ये जीरो है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाती, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पे नेट डाइपोल, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है जीरो, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो होती है, ओके। डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। चलो अब देखिए इससे ज्यादा और डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो है ना, जैसे मटेरियल वगैरह रखेंगे, अगर हमने जो है पोलार इनको रख दिया या इनको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों के ऊपर भी दोनों भी डायलेक्ट्रिक है। तो हमने क्या बोला था, डायलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। हम हो सकता है कि शुरू में थोड़ी सी ही हो, जितना फील्ड बढ़ाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे पूरी डाइपोल मोमेंट जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो आपने जैसे रेगुलर क्लास में इसको अच्छे से जैसे फिगर्स वगैरह ड्रॉ करके पढ़ा होगा। अब इसके साथ जो है ना एक रिलेशन जो है हम देख लेंगे, ओके। जो डाइपोल मोमेंट होती है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट और पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला होता है, तो पोलराइजेशन, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, पोलराइजेशन ये जो रहेगा, पोलराइजेशन मतलब ये अलाइनमेंट को कहते हैं, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ओके, एक्सटर्नल फील्ड। मतलब अगर आपने जैसे, चलो यहां बता देते हैं हम, ये एक मटेरियल ले लिया हमने, ये चाहे आप जो है ना, ये हमने कौन सा मॉलिक्यूल, ये कौन सा ले लिया हमने, नॉन पोलार ले लिया। आप नॉन पोलार ले लो कि या पोलार ले लो, ओके। अगर उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड में, ये ई यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये एक्सटर्नल फील्ड, तो क्या होगा कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और ये जो है निगेटिव चार्ज, तो ये जो है देखो इधर जो रहते हैं, ओके, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव से, ओके, सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव है और ये इधर निगेटिव, ऐसे जा रहे हैं, ओके। फील्ड की डायरेक्शन क्या बता रही है कि इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, ओके। फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज और मे बी इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये समझेंगे स्टार्ट हो रहा तो इधर पॉजिटिव है, जा रहा किधर, निगेटिव की तरफ। तो अगर इधर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भाई ये निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ऐसे बन जाएंगे, ओके। ये इस तरह से जो है ये बन जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। अब जो है ना डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, ओके। नाउ डाइपोल मोमेंट पी नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे पी नेट जो है जीरो नहीं है, यहाँ जीरो थी, ओके। हियर पी नेट इज इक्वल टू जीरो, ओके। तो ये डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, पोलराइजेशन के लिए भी पी है, ओके, और डाइपोल मोमेंट के लिए भी पी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, ओके। नाउ पोलराइजेशन, तो क्या बोला हमने पोलराइजेशन को, ये जो डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में जो अलाइंड हो रही है उसको बोलते हैं। तो कितना ज्यादा होगी, ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि इस मटेरियल की एक एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी।
तो यहाँ पे ये जो पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन is directly proportional to, okay, is directly proportional to external field, okay, E external। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो P is proportional to E, तो इसको लिखते हैं P is equal to, यहाँ पे हम लिखते हैं key into E। So what is this key? So this is we are having electrical susceptibility, electrical susceptibility। तो जिस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा मटेरियल पोलराइज्ड हो जाएगा, ओके, मतलब वो उतना जल्दी, ओके, उतना फास्ट उसकी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगी। सो दिस इज वी आर हैविंग अबाउट द, ओके, डायलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट वी आर हैविंग, ओके, कैपेसिटर, ओके। सो कैपेसिटर पे जाते हैं नेक्स्ट, जो ये इसका जो है अब मेन पोर्शन जो बचा हुआ रहेगा। सो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सारी बेसिक चीजें हमने देख ली हैं, ओके। अब हम जाते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज वी आर हैविंग कैपेसिटर। चले आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है, चले अब हेडिंग लगा दे कैपेसिटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर जो है, चाहे वो सीईटी हो या नीट हो, जेई हो, हर जो है एग्जाम के हिसाब से कैपेसिटर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले यहां पर जैसे स्टार्ट करेंगे जो कैपेसिटर, ओके। सो ओके, सो कैपेसिटर पहले हेडिंग लगा दें। तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम ऑल ऑफ द, ओके, इंस्टेंट एक साथ दे देता है, ओके। जहां पर जिस डिवाइसेस को एनर्जी ज्यादा लगती है स्टार्ट होने के लिए, ओके, जैसे जो है जिसे मोटर के लिए, ओके, पंप होता है उसका स्टार्टर, तो वहां पे इनिशियली, ओके, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये एनर्जी स्टोर करता है और एक साथ पूरी एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ओके। सो दैट इज वी आर हैविंग कैपेसिटर। अब देखिए इसमें जो कैपेसिटर्स है, सबसे पहले अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो मेनली आपको जो है ना, जैसे जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये जो है दिया हुआ है। उसके बाद आपको स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल भी जस्ट फॉर्मूला आप याद रखें तो भी चलेगा, अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया सिलेबस में, लेकिन फिर भी आप चाहे तो जस्ट फॉर्मूला जो है वो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है पहले हम वो देख लेंगे, ओके। चलिए, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप फॉर्मूला जो रहेगा वो एकदम से सिंपल सा, ओके। चलिए हम पहले इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हेडिंग लगा दो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर की जगह सिंबल लेके आपको बता देता हूँ। ये इस तरह का जो है सिंबल हम बताते हैं, दो प्लेट्स होते हैं, एक मतलब दोनों प्लेट पे अपोजिट टाइप का चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ बीच में कोई डायलेक्ट्रिक रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो दैट विल बी ए बाई डी, इस तरह से हो जाएगा। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है ये सी नॉट है, और अगर हम डायलेक्ट्रिक की बात करेंगे, ओके, सो ये विथ डायलेक्ट्रिक, मतलब ये जो स्पेस है इसमें अगर डायलेक्ट्रिक रहेगा तो ये फॉर्मूला, और अगर फ्री स्पेस रहेगा तो ये फॉर्मूला। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम डी बोलते हैं, और ये जो है ये एरिया ऑफ द प्लेट है, ओके, ये एरिया ऑफ द प्लेट है। तो आप जो है ना ये फ्री स्पेस के लिए, और ये जो है आप जो है डायलेक्ट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे हम, ओके। सो अब दूसरे जो जैसे टेक्स्ट में हमारे जो है जैसे दूसरे जो है डिस्कस नहीं किया है उसने, ओके, सिंपली पैरेलल प्लेट को ही डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हमने जो है जैसे मैंने बताया कि हमने फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है, हमने जो है फॉर्मूले याद रखना है। तो मैंने आपको दो चीजें पहले क्लियर कर दी पैरेलल प्लेट के हिसाब से, ये फ्री स्पेस और ये जो है विद डायलेक्ट्रिक।
मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स बढ़ जा रहा है। अब इसके साथ में मैं आपको जो है दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटेंस, तो यहां जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब ये जो प्लेट्स है, प्लेट के बजाय दो स्फीयर रहेंगे, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रह सकता है या फ्री स्पेस रह सकता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, तो यहां पे हम यूज करेंगे, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर डाइलेक्ट्रिक, ये जो है ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, यहां पे आप इसको अच्छे से याद रखो, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ध्यान दो, जब भी हम कैपेसिटर के अंदर के लिख रहे हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसके बाद देखिए जो रहेगा, ओके, दैट वी आर हैविंग, so this is we are having AB, A into B divided by A minus B। तो यहाँ पे ये AB क्या है? So these are the radius of the spheres। ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर, ये ऐसा रहेगा, एक दूसरा ऐसा, तो ये जो है ना ये रेडियस, तो इसमें जो है ना कंफ्यूज होने का नहीं, AB किसको लेंगे, नीचे जो है ना बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, बस इतना ध्यान रख ले, ओके, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। A माइनस बी लिखा तो A बड़े का जो है बड़े स्फीयर का रेडियस ले लें, अगर किसी ने B माइनस ए लिखा तो नो इश्यू, B किसका रेडियस लेंगे, बड़े स्फीयर का ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना, जैसे एक और जैसे सिलेंड्रिकल या कोएक्सियल कैपेसिटर, ओके, सिलेंड्रिकल या इसी को हम बोलेंगे कोएक्सियल कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये इस तरह से जो है ना दो सिलेंडर्स होते हैं, एक के अंदर एक ऐसा रहेंगे सपोज, तो ये फिर से अंदर का एक रेडियस ले लेंगे, दूसरा भी बाहर का भी एक रेडियस ले लेंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से भी यहाँ लिख सकते हैं, ओके। सो हियर विल हैव C इज इक्वल टू, ये वाले केस में, ओके, सो यहाँ पे अच्छा ये लेंथ भी रहेगी इसकी, तो लेंथ का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये डाइलेक्ट्रिक के लिए के ले सकते हैं, और ये L जो है ना, ओके, लेंथ ऑफ द, ओके, सिलेंडर रहेगी। उसके बाद जो है हम सिंपली log टू द बेस E, नेचुरल लॉगरिथम B बाई A, इस तरह से आप ले सकते हैं, ओके। बस ये फॉर्मूले आप याद रख लो ध्यान से, ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एकदम इंट्रोडक्शन जो कैपेसिटर के लिए था। अब इसके आगे जो है ना, देखिए इसके जो कॉम्बिनेशन है या इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है वो भी हम देख लेंगे शॉर्ट में। चलो, तो देखो ये आप पहले पॉज करके कॉपी कर लो, मैं पहले इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताता हूं, उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके। देखिए अगर हमने सिंपली फ्री स्पेस के लिए क्या लिखा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सो दिस विल बिकम K टाइम्स ऑफ C नॉट, मतलब कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जा रहा है। K क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो अगर डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। सो वी आर हैविंग दिस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब एक कंसेप्ट आप देख ले यहाँ पर कि अगर कैपेसिटर इस तरह का है, ओके, कैपेसिटर इस तरह का है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा डिस्टेंस भले ही ये d होगा, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा ये सपोज ये ले लीजिए कि इतने ही हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, ओके, इतने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, और इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट जो है वो K है। क्या है ये, दिस इज वी आर हैविंग K। अब इस केस में क्या करेंगे, ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, ओके, चलिए अब देखिए यहां पर दिस कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, देखो ये पूरा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखो फ्री स्पेस कितना है, तो D माइनस T इतना है, इसके बाद प्लस ये जो सॉरी थिकनेस जो दे रखा है डाइलेक्ट्रिक की, वो ले लेंगे और उसको उसी के कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। पहले क्या लिखेंगे, फ्री स्पेस के जो डिस्टेंस है वो लिख देंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो लेके उसको डिवाइड बाय हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे। चलिए आप पॉज करके कॉपी करो। ओके सो इस तरह से हम जो है ना, अगर स्लैब दे देता है डाइलेक्ट्रिक तो ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे एक और चीज साथ में बता देते हैं, अगर एक से ज्यादा स्लैब हो तो सेम वैसा ही करेंगे। कैसे, देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं मैं एक और, कि यहाँ पे हमने ये ऐसे ले लिया, ओके दिस इज टोटल वी आर हैविंग डी, और यहाँ पे सपोज हमने ये दो जो है स्लैब ले लिया डाइलेक्ट्रिक के, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसकी थिकनेस T1, इसकी थिकनेस T2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भी कैपेसिटेंस लिखो, तो C इज इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, ओके एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय, पहले लिखेंगे कि फ्री स्पेस कितने का है, तो पूरा टोटल D है, लेकिन ये T1 प्लस T2 इतनी डाइलेक्ट्रिक है, अलग अलग है, लेकिन हमको लिखना क्या है, D माइनस ये T1 प्लस T2, ये इतना फ्री स्पेस का आ गया, ये कितना आ गया, सो दिस इज ओके, दिस इज वी आर हैविंग फ्री स्पेस। अब देखिए इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, ये T1 डाइलेक्ट्रिक K1 का है, तो डिवाइड बाय K1 कर दो, दूसरे की कितने है, T2 थिकनेस है, उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर लो, बस इस तरह से कितने भी रहने दो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन पर। अब देखिए कॉम्बिनेशन में ओके या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए सिंपली अगर कैपेसिटर से सीरीज में रहेंगे इस तरह से, ओके सिंपल बता देता हूं, तो यहां पे ये सपोज A है, ये B है, ओके A और B। अब यहाँ पे सिंपल क्या होगा, CAB इज इक्वल टू, तो ये सीरीज में अगर रहेंगे तो जो हम रेजिस्टर के लिए करते हैं उसका उल्टा करने का, पैरेलल में जैसा करते हैं वैसा, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल के एडिशन करने का, 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर ये आइडेंटिकल रहेंगे, ओके अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर से, आइडेंटिकल कैपेसिटर से, तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा, CAB विल बी इक्वल टू ये C डिवाइड बाई N, जितने कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे उतने से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अब इसी तरह हम पैरेलल के लिए भी देख सकते हैं, ओके चलो मैं इसको रब करता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है बहुत आसान है। तो यहाँ पे ये पहला, सॉरी यहाँ पे हेडिंग लगाओ, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, यहां पे लिखो आप पैरेलल। तो पैरेलल में जैसे हमने यहाँ पे ये एक बता दिया, ये दूसरा बता दिया और ये तीसरा बता दिया, और सपोज ये इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, C1 C2 C3 ये AB। तो यहाँ पे सिंपली जैसे सीरीज रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है उस तरह का रहेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रहेंगे, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, तो ये जो है CAB इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ C, मतलब ये C1 C2 C3 सब C वैल्यू है, आइडेंटिकल है, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा, सिंपली N टाइम्स बढ़ जाएगा। तो पैरेलल में N टाइम्स बढ़ जाएगा, सीरीज में N टाइम्स कम हो जाएगा अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स रहेंगे। ठीक है, सो अब देखिए इस तरह से यहां पर हमने जो है ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लिया हमने, ओके। फाइनली आपको जो एक पॉइंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, जो अगर हम नीट की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन बोर्ड में यहीं पर जो है डिस्कस किया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, मतलब यहाँ पे पहले आप कॉपी कर लो, चलो फिर बताता हूं मैं, चलिए ये रब कर देंगे। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली कंडक्शन करंट के बराबर ही होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, ओके।
तो उसको बाद में मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था, तो उसका नाम फिर एम्पियर, ओके, मैक्सवेल एम्पियर मॉडिफाइड या मैक्सवेल के नाम से, दोनों के नाम से दे दिया गया। तो यहाँ पे अगर हमने ये ऐसा कैपेसिटर बता दिया, ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है डाइलेक्ट्रिक वगैरह आप जो बताना है बता सकते हैं, ठीक है, नो इशू। और यहाँ पे सपोज ये आपने बैटरी वो लगा दी, ठीक है। अब जो कंडक्शन करंट यहाँ पे जैसे आप अगर बोर्ड की बुक में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच भी दिया रहेगा, की बता देगा। तो अब ये जो करंट यहाँ जो फ्लो हो रहा है दैट इज कंडक्शन करंट, ये क्या रहेगा, कंडक्शन करंट रहेगा। और ये अंदर जो फ्लो होगा इसमें से, दिस इज वी आर हैविंग आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जितना करंट ये कंडक्शन रहेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा। तो अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ओके। जैसे हम लिखते हैं IC इज इक्वल टू ये dq बाई dt, ये तो कंडक्शन करंट हो गया। इसी तरह से ये जो ID होगा, ओके, ये जो है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है उस पर डिपेंड करता है, ओके, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज इक्वल टू A डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन नॉट, ओके, उसके बाद आएगा यहाँ पे dE बाई dt। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी हो रही है, dE बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि भैया dE बाई dt को, ओके, dE बाई dt को सिंपली ID डिवाइड बाय A के एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, ठीक है, और उसी से ये करंट का जो है फॉर्मूला बताते हैं। एक्चुअली ऐसा बताते हैं। सो dE बाई dt इज इक्वल टू ये IC डिवाइड बाय A के एप्सिलॉन नॉट। और ये जो करंट है कंडक्शन करंट उतना ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट करंट से भी बता सकते हैं, ओके। सो एनीवे मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये याद रख ले, कंडक्शन के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब इसके बाद जो है लास्ट जो है एक दो छोटे से टॉपिक है, एक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक एमसीक्यू बना के दे सकता है। तो dE बाई dt ये सारे कांस्टेंट है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू कंडक्शन करंट, ऐसे बता देगा। मतलब कंडक्शन करंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी हो रही है और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो एक तो करंट ये जो कंडक्शन है दैट इज ड्यू टू चेंज इन चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। और दूसरा जो करंट है किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें सिर्फ इतना ही पता था कि करंट की डेफिनेशन ये होती है, लेकिन करंट ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है, तो ये दूसरी डेफिनेशन होगी, ठीक है। चलो अब जो है ना एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो आपको इसके फॉर्मूले याद होना चाहिए। सो दैट इज वी आर हैविंग, ओके, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, या U इज इक्वल टू, ओके, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या Q स्क्वायर अपॉन 2C। ये तीनों के टर्म में आपको फॉर्मूले क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट टॉपिक है इसमें दैट इज वैन डे ग्राफ जनरेटर। ये तीन फॉर्मूले आप याद रख लो, इससे हटके आपको कुछ भी नहीं रहेगा। एनर्जी स्टोर तीनों के टर्म में CVQ ये तीन टर्म है, तीनों को मिला के जो फॉर्मूले बन सकते हैं वो बता दिया मैंने। और लास्ट में जो है आपको वैन डे ग्राफ जनरेटर, ओके। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर किस लिए यूज होता है, तो टू जनरेट हाई पोटेंशियल, ओके। तो मेनली आपको याद रखना है कि भाई ये किस लिए यूज होने वाला, इसका प्रिंसिपल जो फेनोमेना जो रहेगा, ओके। तो कोरोना डिस्चार्ज, ओके, और जो ऊपर जो है हॉलो जो है कंडक्टर रहेगा जिसपे चार्ज जो है डिपॉजिट होते चल जाता है, बढ़ते बढ़ते चार्ज बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो आप जो है ना ये जो वैन डे ग्राफ जनरेटर है वो बहुत हाई पोटेंशियल जहां पे हमको प्रोवाइड करना होता है वो जो है ये देगा। सो टू जनरेट हाई पोटेंशियल या टू प्रोवाइड हाई पोटेंशियल, इसके लिए हम क्या करेंगे, वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, एक दो तीन पॉइंट अच्छे से याद रख ले। तो यहाँ पे जो है ना ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ओके, इसका जो माइंड मैप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। देखो चैप्टर काफी बड़ा था, कई सारे पॉइंट्स थे, वो सारे पॉइंट्स को हमने कवर कर लिए। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से, जहां जहां पे कंसेप्ट की जरूरत थी वो भी हमने कवर कर लिया।
सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद का जो सेशन रहेगा, हम जो है नेक्स्ट वाला चैप्टर जो भी है ओके करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।